आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे स्टॉक मार्केट के एक बड़े स्कैम के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के क्रिटिकल माइनिंग साइट्स की ऑक्शन को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला और आज है मंडे 6 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। सेबी के एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन में स्टॉक मार्केट का एक बड़ा फ्रंट रनिंग स्कैम सामने आया है, जिसमें लगभग 65 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हुआ। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस स्कैम का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि केतन पारेख निकले। अगर आपने उनका नाम पहले सुना हो तो आपको पता होगा कि 2001 में उन्होंने इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक को अंजाम दिया था। हर्षद मेहता के एक फॉर्मर प्रोडिजी के तौर पर केतन पारेख ने आईटी, मीडिया और टेलीकॉम जैसे इंडस्ट्रीज के हॉट स्टॉक्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाया और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को धोखा देकर पैसा लगवाया। उस फ्रॉड का टोटल वैल्यू 40,000 करोड़ रुपीस तक हो सकता है। तब सेबी, सीबीआई और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस या एसएफआईओ सब उनके पीछे पड़ गए थे। उन्हें 14 साल के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया और 3 साल जेल में बिताना पड़ा। लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। इस बार उन्होंने एक केयरफुली प्लान नेटवर्क के जरिए इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रॉफिट कमाया। चलिए समझते हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्व थे और सेबी ने कैसे इस पूरे मिस्ट्री को सॉल्व किया। साथ ही समझेंगे कि ये आप जैसे इन्वेस्टर्स और ब्रॉडर मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले समझेंगे कि फ्रंट रनिंग स्कैम क्या है। फ्रंट रनिंग एक मार्केट मैनिपुलेशन का तरीका है जिसमें किसी बड़े ट्रेड की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके पहले खुद का ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बड़े इन्वेस्टर ने एक स्टॉक खरीदने का प्लान किया तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है। अगर किसी के पास ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो तो वो इन्वेस्टर के पहले स्टॉक खरीद लेता है और प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेता है। ये इलीगल है क्योंकि ये फ्रंट रनर्स को इनसाइडर इंफॉर्मेशन का अनफेयर एडवांटेज देता है और मार्केट के ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाता है। केतन पारेख के लेटेस्ट स्कैम में 5 बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। चलिए अब इनसे मिलते हैं। केतन पारेख ये है स्कैम के मास्टरमाइंड जो 14 साल के बैन के बाद मार्केट में वापस आए और इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज करके ये नेटवर्क ऑपरेट किया। रोहित सालगांवकर ये एक सिंगापुर बेस्ड इंटरमीडिएरी है जो इंडिया में बड़े फॉरेन क्लाइंट्स के ट्रेड्स हैंडल करते हैं। उन्होंने कॉन्फिडेंशियल ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन पारेख तक पहुंचाई। द बिग क्लाइंट एक यूएस बेस्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो इंडिया में बड़े ट्रेड्स कर रहा है। ये ट्रेड्स बिल्कुल लेजिटिमेट थे, लेकिन इन क्लाइंट्स के जाने बिना ये स्कैम का फाउंडेशन बन गए। द फ्रंट रनर्स ये केतन पारेख के एसोसिएट्स और ब्रोकर्स थे जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे। इंडियन ब्रोकर्स मतलब मोतीलाल ओसवाल और न्यूवामा वेल्थ मैनेजमेंट जैसे ब्रोकर्स जिनके साथ बिग क्लाइंट्स ट्रेड करते थे, ये भी स्कैम के शिकार बने बिना इसके बारे में जाने। अब आते हैं मुद्दे की बात पे और जानते हैं कि ये स्कैम कैसे हुआ। स्कैम मल्टीपल स्टेप्स में हुआ। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप था इंफॉर्मेशन लीक। बिग क्लाइंट्स की ट्रेड्स की क्रिटिकल डिटेल्स जैसे कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना है, क्वांटिटी और प्राइस रेंज और ट्रेड का टाइम रोहित सालगांवकर के जरिए केतन पारेख तक पहुंचाई गई। दूसरा स्टेप था फ्रंट रनिंग। सालगांवकर से मिले इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पारेख की टीम ने बिग क्लाइंट के ट्रेड से पहले ही अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। एक एग्जांपल से समझते हैं। बिग क्लाइंट ने 1 लाख शेयर्स 100 रुपीज पर शेयर पर खरीदने का प्लान किया। पारेख की टीम ने 100 रुपीज पर शेयर खरीद लिया। जब बिग क्लाइंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और प्राइस 105 रुपीज तक पहुंचता, पारेख की टीम ने अपने शेयर्स बेच दिए और 5 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट कमा लिया। अगला स्टेप था काउंटर पार्टीज का यूज। मार्केट ट्रेड्स के लिए एक काउंटर पार्टी की जरूरत होती है जो ऑपोजिट साइड का ट्रेड करे। मतलब अगर आप शेयर्स बेचते हैं तो खरीदने वाले लगेंगे और अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको शेयर्स बेचने वाले लगेंगे। पारेख की ही टीम ने काउंटर पार्टी बनकर बिग क्लाइंट्स के ऑर्डर्स को फुलफिल किया और प्रॉफिट्स कमाए। और चौथा और आखिरी स्टेप है अंगदिया नेटवर्क से कैश सेटलमेंट्स। प्रॉफिट सेटल करने के लिए पारेख ने अंगदिया नेटवर्क का यूज किया। अंगदिया नेटवर्क कई जनरेशन से चली आ रही है।
इसका इस्तेमाल यूजुअली ज्वेलर्स अपना कैश और वैल्यूएबल आइटम्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस इनफॉर्मल सिस्टम ने उन्हें डिस्क्रीटली कैश मूव करने का मौका दिया, बिना बैंकिंग सिस्टम में ट्रेस छोड़े। ये तो हो गई स्कैम की बात। अब सवाल ये आता है कि सेबी ने स्कैम पकड़ा कैसे। सेबी ने देखा कि बिग क्लाइंट के ट्रेड्स के पहले कंसिस्टेंटली कुछ अकाउंट्स के ट्रेड्स हो रहे थे। ये ट्रेड्स बहुत प्रॉफिटेबल थे, जिससे ये समझ में आया कि इन अकाउंट्स के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो सकती है। सेबी ने इस डिस्कवरी के बेसिस पे 17 लोकेशंस पर रेड किए। रेड्स में उन्हें ये चीजें मिली: मोबाइल फोन्स, ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप चैट्स जिनमें पारिक, जैक और बॉस जैसे सूडोनिम्स के जरिए स्कैम कोऑर्डिनेट होने की एविडेंस भी मिली। सेबी ने फाइनेंशियल फ्लो का एनालिसिस भी किया जो अंगदिया नेटवर्क के जरिए सेटल किए गए। तो सेबी ने एक्शन क्या लिया? सबसे पहले पारिक और सालगावकर को ट्रेडिंग से तुरंत बैन किया गया। एग्जिस्टिंग डेरिवेटिव्स पोजीशंस को 3 महीने के अंदर क्लोज करने का ऑर्डर दिया। पर मामला यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। ये केस एक रिमाइंडर है कि मार्केट्स ट्रस्ट पर चलते हैं, लेकिन हमेशा सोचना चाहिए कि पीछे कौन ऑपरेट कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी और विजिलेंस हमेशा जरूरी है। अब चलते हैं दूसरे स्टोरी पर। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले 21 अलग अलग माइनिंग साइट्स ऑक्शन के लिए रखे थे। ये साइट्स उन मिनरल से भरे हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफी जरूरी है, जैसे निकल, टंगस्टन, कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ्स। लेकिन इनमें से ज्यादातर साइट्स के लिए बायर्स इंटरेस्टेड ही नहीं थे। 7 साइट्स को 3 बिड्स के रिक्वायर्ड मिनिमम तक नहीं मिला और 4 साइट्स पर तो एक भी बिड नहीं आई। इस वजह से इन ऑक्शंस को कैंसिल करना पड़ा। अब सुनने में ये न्यूज़ शायद बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप थोड़ी डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे कि ये इंडिया के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स और हाईटेक बैटरीज के लिए स्पेसिफिक मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। इसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे मिनरल शामिल हैं। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को पावर करने के लिए आज हमें ये मिनरल्स सिक्योर करने होंगे। जैसे ऑयल को इकोनॉमी का ब्लड कहा जाता था, क्रिटिकल मिनरल्स भी फ्यूचर में वैसे ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। जिन कंट्रीज के पास ये मिनरल्स होंगे या जो इन्हें रिफाइन कर पाएंगे, उनका ग्लोबल अफेयर्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगा। अभी के लिए चाइना क्रिटिकल मिनरल्स की रेस में डोमिनेट कर रहा है और दुनिया के काफी ज्यादा सप्लाई का एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग चाइना करता है। वहीं इंडिया ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स जैसे लिथियम और निकल इंपोर्ट करता है और इन पर काफ़ी पैसा खर्च करता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया अपने डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर और माइन करने की कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रैटेजी है कि माइनिंग साइट्स को ऑक्शन के जरिए कंपनीज को दिया जाए ताकि वो लार्ज स्केल पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन रीसेंट ऑक्शन के रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया। अब तक ऑक्शन की गई 49 साइट्स में से सिर्फ 24 की ही सक्सेसफुल बिड्स मिली हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा माइनर्स को ये प्रॉफिटेबल नहीं लगता। लेकिन इंडिया में माइनिंग कंपनीज इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं? पहला कारण है इनसफिशिएंट एक्सप्लोरेशन। माइनिंग कंपनीज चाहती हैं कि उनको साइट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का अंदाजा पहले से ही हो, लेकिन गवर्नमेंट ने इन साइट्स का सिर्फ प्रिलिमिनरी सर्वे किया है और सर्टेनिटी नहीं है कि वहां कितने मिनरल्स मिलेंगे। ये एक बड़ा रिस्क बन जाता है और कंपनीज गैम्बल करना नहीं चाहते। दूसरा कारण है रेड टेप और रेगुलेशंस। इंडिया में माइनिंग के लिए काफ़ी पेपर वर्क और क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है, जैसे एनवायरमेंटल और स्टेट लेवल अप्रूवल्स। ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है। और तीसरा और आखिरी कारण है माइनिंग के रिस्क्स। माइनिंग एक रिस्की काम है, इसमें बहुत पैसा लगता है और रिटर्न्स कई सालों बाद आता है। एनवायरमेंट डैमेज और डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज भी होते हैं, जिनके कारण लोकल कम्युनिटीज इन्हें रोकना चाहती हैं। पॉलिटिकल या लीगल चैलेंजेस इसको और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। इन प्रॉब्लम्स के चलते इंडिया का अगला स्टेप क्या है? इंडिया ने अभी हार नहीं मानी है। गवर्नमेंट माइनिंग लॉज को चेंज कर रहा है और क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर रहा है। हमने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप नाम के एक यूएस लेड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, जो चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने में मदद करेगा। साथ ही रिसर्च और डेटा कलेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ताकि फ्यूचर ऑक्शंस में बायर्स को क्लियर पिक्चर मिले। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि माइनिंग कंपनीज को कन्विंस करे कि यहाँ इन्वेस्ट करना वर्थवाइल है। साइट्स का थरो एक्सप्लोरेशन जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट करे या प्राइवेट पार्टीज।
साथ ही रेड टेप को कम करना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि प्रोसेस स्मूथ हो। इन मिनरल्स को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी भी है। अगर इंडिया ये नहीं कर पाया तो हमें हमेशा दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस के लिए ये इश्यूज सॉल्व करने ही होंगे। ये एक बहुत क्रिटिकल रेस है। अगर इंडिया एक्सप्लोर करने, स्मार्टर रेगुलेशंस बनाने और इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में सफल होता है तो हम क्रिटिकल मिनरल मार्केट में एक मेजर प्लेयर बन सकते हैं। ये फेल्ड ऑक्शन सिर्फ एक न्यूज़ पीस नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते तो फ्यूचर में हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के रह जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, ब्लिंकिट ने गुड़गांव के कुछ एरियाज में 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया है। अभी के लिए उन्होंने 5 एम्बुलेंसेस डिप्लॉय की है जो लाइफ सेविंग टूल्स जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एईडीज और इमरजेंसी मेडिसिन से इक्विप्ड है। सीईओ अलबिंदर ढिंसा ने बताया कि अगले 2 सालों में इस सर्विस को दूसरे सिटीज तक एक्सपैंड करने का प्लान है। ये स्टेप ब्लिंकिट के हेल्थ केयर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है और इमरजेंसी मेडिकल एक्सेस की क्रिटिकल गैप को एड्रेस करते हुए इसका सोशल इम्पैक्ट एनहांस करता है। ये सर्विस ब्लिंकिट ऐप के थ्रू बुक की जा सकती है जो एसेंशियल सर्विसेज को अपने प्लेटफॉर्म के साथ और इंटीग्रेट कर रहा है। दूसरा, इंडिया के शुगर कंजम्पशन 2024-25 शुगर ईयर के लिए 28 मिलियन टन्स प्रोजेक्ट की गई है, जो पिछले साल से 1.5 मिलियन टन्स कम है। इसका मेन रीजन है इलेक्शन लिंक्ड डिमांड का एब्सेंस। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या ISMA के मुताबिक SY 2024-25 के पहले 4 महीनों का डोमेस्टिक सेल कोटा पिछले साल के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 0.7 मिलियन टन्स कम है। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन का डिक्लाइन के कारण शुगर प्रोडक्शन करंट मार्केटिंग ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 16% गिरकर 9.5 मिलियन टन्स हुआ, जबकि पिछले साल ये 11.3 मिलियन टन्स था। एंड फाइनली, कोल इंडिया लिमिटेड या CIL ने FY 25 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्रोडक्शन में 2.2% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रिपोर्ट किया है, जो अब 543.4 मिलियन टन्स है, जबकि पिछले साल ये 531.9 मिलियन टन्स था। दिसंबर 2024 में प्रोडक्शन 0.7% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 72.4 मिलियन टन्स हुआ और कोल ऑफटेक 1.6% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 561.2 मिलियन टन्स हुआ इसी 9 मंथ पीरियड में। FY 25 के लिए प्रोडक्शन टारगेट 838 मिलियन टन्स है, लेकिन चेयरमैन PM प्रसाद के मुताबिक लैंड एक्विजिशंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की चैलेंजेस के कारण CIL 822 से 823 मिलियन टन्स का टारगेट अचीव कर पाएगा। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।